नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन लोग रीट लेवल फेस्ट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच में लेकर के आए हैं। उसमें आज अपना पहला सवाल है। आपको सवाल दे रखा है 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का, 1 से 100 तक की कुल संख्याएं हैं, उनमें आपको हमेशा ध्यान रखना 1 से 100 तक की आपको संख्या दे रखी। 1 से 100 तक की संख्याओं में सम संख्या हमेशा ध्यान रखना आधी सम होती है, आधी क्या होती है, विषम होती है। तो यहाँ टोटल संख्या कितनी है, 100 है, तो 50 सम है और 50 क्या है, विषम है। और आपको ध्यान रखना सम संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है n कोष्ठक n + 1। ये आपका सूत्र होता है सम संख्या ज्ञात करने का। n का मतलब होता है पदों की संख्या। n का मतलब क्या है, पदों की संख्या। आपको पता है 1 से 100 तक सम संख्या कितनी है, 1 से 100 तक सम संख्या 50 है। इस प्रकार सवाल आपको अलग अलग दे तो हमेशा ध्यान रखना प्राकृत संख्या दे रखी है 1 से 100 तक 200 कितनी, तो आधी सम होती है, आधी क्या होती है, विषम होती है। तो यहाँ n का मतलब कितना है, 50 कोष्ठक n की जगह 50 + 1, यहाँ आपका 50 और 1 कितने हो गए, 51। ये कोष्ठक हटाओगे, चिन्ह किसका लग जाएगा, गुणा का। अब ये गुणा करोगे आप, 50 का गुणा 51 से करोगे तो ये आपका 0, फिर 5 का गुणा 1 से करोगे 5 का गुणा 5 से किया कितना आया, 25। तो 25 और 50, तो आपका आंसर कौन सा है, 25 और 50। डी आंसर आपका बिल्कुल क्या है, सही। दूसरा सवाल दे रखा है 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। आपको कह रहा है 1 से 100 तक, 1 से 100 तक का मतलब 1 + 2 + 3 + 4 5 ऐसे करके आपको 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। n प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का आपका सूत्र होता है n कोष्ठक n + 1/2। ये n प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का सूत्र है। n का मतलब होता है, यहाँ भी आपका पदों की संख्या, पद कितने हैं, पदों की संख्या, यहाँ आपके पद है 100, तो यहाँ आपके कितने हो जाएंगे, n का मान है आपका 100, यहाँ आपका n की जगह 100 आ जाएगा, 100 + 1 कितना हो जाएगा, 101 बट्टा कितना है, 2 का भाग 100 में कितनी बार गया, 50 बार। फिर यहाँ 50 का गुणा किससे करोगे, 101 से करोगे, तो ये 0 का 0। फिर 5 का गुणा 1 से किया तो 5 का गुणा 0 से किया 0, 5 का गुणा 1 से किया 5। 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना है, 5050। आंसर कौन सा है, 5050। बी आंसर सही है आपका। 2 सवाल इस प्रकार आपको परीक्षा में 1 से 50 तक की प्राकृत संख्या पूछ सकता है, 200 तक की, 300 तक की। आपको ये सूत्र याद रखना है जितने तक की। और कभी कभार परीक्षा के अंदर आपको ऐसा सवाल भी पूछ सकते हैं कि 50 से 120 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना, या 50 से 150, या 50 से 200, जरूरी नहीं 50, 10 से 200 तक की। तो हमेशा ध्यान रखना प्राकृत संख्या जितनी आपको अंतिम में दे रखी 1 से लेकर के उतने तक की पता करनी है, जो शुरू में बीच में दे रखी उससे पहले वाली प्राकृत संख्या उसमें से क्या करनी है, घटानी। ये ध्यान रखना आप। अगला है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य परीक्षा पूछ सकता है, या पूछ एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है। परीक्षा में ये भी पूछ सकता है एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या है, या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो हमेशा ध्यान रखना सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। और ये 2 है जो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। बाकी वाली जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सभी विषम है, और 2 है वो क्या है, सम। ये ध्यान रखना आपका। अगला आपको पूछा है पाई 1 है। पाई क्या है, पाई एक विषम संख्या है, या पाई एक सम संख्या है, या पाई एक अभाज्य संख्या है, या पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो हमेशा ध्यान रखना पाई होता है, पाई एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, वो होती है परिमेय संख्या। आपको हमेशा ध्यान रखना पूछ लिया जाए 5 क्या है, परिमेय संख्या है अपरिमेय, तो हमेशा ध्यान रखना जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी क्या है, परिमेय संख्या है। इस 5 के नीचे कोई अंक नहीं है, इसका मतलब इसके नीचे अंक क्या है, 1 है, लिखा नहीं जाता। तो ये p/q
जितनी भी संख्या है वो परिमेय संख्या है। तो इस पाई को p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, इसका मतलब पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या, ध्यान रखना। अब आपको पता 22/7, कभी कभार विद्यार्थी पाई और 22/7 को एक ही समझ लेते हैं। पाई अलग है, पाई का मान होता है 22/7, तो कभी कभार पाई अपरिमेय और फिर वहाँ 22/7 आता है तो उसको भी क्या कर लेते हैं, अपरिमेय संख्या। ऐसा नहीं करना, 22/7 एक क्या है, क्योंकि ये भी संख्या है ये भी संख्या, p बटा q के रूप में लिखी, इसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, इस प्रकार ध्यान रखना। अगला सवाल है आपका छठा, 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है। छोटा सवाल परीक्षा के अंदर ऐसा आपका पूछा जा सकता है कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है। तो 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है, 25। आपको ऐसे भी पूछ सकता है 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है, तो 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है आपकी, 15 है। अगला सवाल दे रखा है, ये आपका 5, 6, 4, 3, 1, कोई भी संख्या आपको विधि याद होनी चाहिए, परीक्षा के अंदर सवाल चेंज हो सकता है, विधि चेंज नहीं होती। ऐसी कोई भी संख्या दे रखे, चाहे 3 अंकों की दे, 4 अंकों की, 5 अंकों की, कितने भी अंकों की दे, आपको इसका पूछा है 6 का स्थानीय मान। अब जरूरी नहीं, परीक्षा के अंदर 0 से लेकर के 9 तक के कोई भी अंक होता है, उस अंक का आपको स्थानीय मान पूछ सकता है। और जातीय मान भी मैंने कह रहा हूं 0 से लेकर के 9 तक के अंक होते हैं, उनमें से किसी का भी जातीय मान परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। आपको हमेशा एक ये विधि आपने याद रखनी, कितने भी सवाल चेंज हो जाए आपके गलत नहीं होंगे। स्थानीय मान हमेशा ध्यान रखना, स्थानीय मान किसी भी अंक का पूछा जाए, जो अंक जिसका अंक क्या हो सकता है, 0 से लेकर के 9 तक का अंक हो सकता है। और जातीय मान में भी 0 से लेकर के 9 तक का अंक कोई भी पूछ सकते। अब जो भी स्थानीय मान में माना कि आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 किसी का जिसका भी स्थानीय मान पूछा जाए उस अंक को लिखना है। फिर आपको उस संख्या में देखना है कि वो स्थान कहाँ पे है, उसके बाद में कितने अंक है उतने उसके पीछे 0 लिखने। तो यहाँ आपको संख्या के क्या दे रखी, देखो जैसे 5, 6, 4, 3, 1, 56,431 है। इसमें पूछा 6 का स्थानीय मान। अब आपको 6 का स्थानीय मान पूछा जाए, मैंने कहा 6 का पूछा जाए तो 6 लिखना है, 3 का जिसका पूछा जाए वो अंक लिखना है। फिर वो अंक है, उस अंक के बाद में कितने अंक है, 1, 2, 3 अंक है तो पीछे 3 अंक 0 लिख देना, 4 अंक है तो 4 0 लिख देना, 5 जितने अंक जिस अंक के पीछे हैं उतने 0 लिखना। जातीय मान हमेशा जो अंक है वही होगा, जातीय मान जो अंक है वही जातीय मान होगा हमेशा। 5 का जातीय मान पूछा जाए तो 5, 3 का पूछा 3, 2 का पूछा जाए तो 2। आपको कहा है कि 4 का जातीय मान, 4 का जातीय मान क्या होगा, 4। फिर आपको क्या कहा, इनका अंतर, परीक्षा में या तो अंतर पूछेगा या योग पूछेगा। तो आपको पता हो गया कि 6000 में से 4 घटाओगे तो कितने, 5996। 5996 आपका कौन से ऑप्शन में, ये आपका सी ऑप्शन। अगला आपको सवाल 8वां दे रखा है, यदि ये आपको संख्या दे रखी है जो 11 से भाज्य है, 11 से भाज्य है, तो इस प्रकार के सवाल आ जाए तो आपको ऑप्शन देखना है। क्या देखना है, ऑप्शन। संख्या क्या दे रखी, जैसे संख्या दे रखी 73, 8, A, 6A, यहाँ दोनों ए दे रखे, ए दे रखे, इसका मतलब दोनों अंक तो समान होंगे। ऑप्शन दे रखा, इस प्रकार के सवाल को आपको ऑप्शन करना। और 11 से विभाजित होगी, इसका मतलब 11 का विभाज्यता का नियम आना चाहिए। 11 का विभाज्यता का नियम होता है सम स्थान व विषम स्थान। स्थान कह रहे हैं, सम संख्या विषम संख्या नहीं कह रहे, सम स्थान व विषम स्थान पर अंकित अंकों
का योग का अंतर या तो 0 या 11 का गुणज। अब सम स्थान हमेशा ध्यान रखना, ये ए है, ये ए पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। पहला स्थान होता है वो होता है विषम, दूसरा सम, विषम, सम, विषम और सम, ये आपके अंतर। अब विषम स्थान पर क्या है, ए है और विषम स्थान पे क्या है, 3 है। सम स्थान पे आपका क्या है, सम स्थान पे है 6 और सम स्थान पे 8, सम स्थान पे क्या है 7। 1 2 3 4 5 6, मैंने कहा 6 संख्या है तो 3 सम होगी, 3 क्या होगी, विषम। अब स्थान पर अंकित अंकों का या तो आपका क्या है पता नहीं। अब अगला है 6 और 8 कितने होते हैं, 14। 14 और 7 कितने होते हैं, 14 और 7 होते हैं आपके 21। अब पता हो गया आपको या क्या संख्याएं रखें इन दोनों के स्थान पर, या तो इन दोनों का अंतर 0 आए या अंतर 11 आए। अब आपको पता 11 होगा तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है, 9, इससे बड़ी संख्या नहीं हो सकती। 9 और 9 कितने हो गए, 18। 18 और 3 कितने होते हैं, 21। अब 21 में से 21 घटाया तो क्या होगा, अंतर क्या बचा, 0। तो यहाँ आपका आंसर होगा वो क्या होगा, 9 होगा। क्या होगा, 9। अगला यहाँ आपको परीक्षा में कोई संख्या दे दे, 51, 52, कोई भी संख्या बड़ी दे दे, जैसे ये आपके 443 गुणा 562 गुणा 368 का इकाई अंक क्या होगा। इस प्रकार का सवाल पूछा जाए, कोई भी अंक दे दे, 300 जरूर नहीं, कोई भी अंक दे दे, आपको इकाई अंक पूछा जाए तो बाकी वाली कितनी बड़ी संख्या है उससे कोई लेना देना नहीं, आपको इकाई अंक देखना है। इसका इकाई अंक, इसका इकाई। 8 का गुणा 6 से करो, 8 का गुणा 2 से करो, 8 का गुणा 2 से किया 16। अब यहाँ आपका 1 को छोड़ दो, इकाई अंक क्या, 6। 6 का गुणा 3 से करो, 6 का गुणा 3 से करो तो 18 आ गए। इकाई अंक क्या होगा, 8। इस प्रकार का कोई भी सवाल आपको पूछे तो इकाई अंक का गुणा करना है और 1 अंक लेना है उसमें से, फिर आगे करते। तो यहाँ आपको पूछा है 51 से लेकर के 59 तक की संख्याओं का गुणा करना है और उसका इकाई अंक क्या आएगा। तो आपको पता चल गया, जिस भी संख्या के अंदर 5 और सम संख्या आ जाए, 5 और सम संख्या आ जाए तो 5 का किसी भी सम संख्या से गुणा करोगे, हमेशा उस संख्या का इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे देखते हैं, 1 का गुणा 2 से करते हैं तो 2, 2 का गुणा 3 से करते हैं तो 6, 6 का गुणा 4 से करते हैं तो 24। अब 24 में 24 से नहीं करना, आपको इकाई अंक लेना 4, 4 का गुणा 5 से किया तो 20। अब इकाई अंक क्या आ गया, 0। 0 इकाई अंक आने के बाद में 0 का किसी भी संख्या से गुणा करोगे, हमेशा 0 से गुणा किसी भी संख्या से किया जाएगा तो उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। ये ध्यान रखना, कोई भी संख्या दे रखी है जैसे ये आपकी, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, 0। और एक बात का ध्यान रखना, 0 का किसी भी संख्या, जैसे इतनी बड़ी संख्या दे रखी है और 0 का गुणा करोगे, इस पूरी संख्या का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 के अंदर किसी भी संख्या का, बड़ी से बड़ी संख्या का भाग लगाओगे, किसी 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग लगाओगे, उसका मान हमेशा 0 आएगा। और किसी भी संख्या के अंदर 0 का भाग लगाया जाएगा, उसका मान हमेशा, ध्यान रखना, अपरिभाषित आएगा। इस बात का ध्यान रखना, छोटा अपरिभाषित, कोई मान नहीं आएगा। किसी भी संख्या के अंदर 0 का भाग लगाओगे, कोई भी संख्या है, 0 का भाग लगाया, मान क्या आएगा, अपरिभाषित। 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग लगाओगे, मान क्या आएगा, 0। 0 का किसी भी संख्या से गुणा करोगे, उत्तर क्या आएगा, 0। अगला आपका सवाल है 10वां, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। मैंने कहा सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो क्या है, 2 है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो क्या है, 4 है। ये ध्यान रखना, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4। इस प्रकार के सवाल आपके लिए और भी लेकर के आएंगे। आपसे आग्रह रहेगा आप इन सवालों का अभ्यास करें। कल आपके बीच में और सवाल लेकर के आएंगे। धन्यवाद।